गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। उसमें हम लोगों ने पिछली बार संयोजी आबंध की बात की कि जिसमें हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या त्रि आबंध बनाया। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला कि हम लोग कोई भी अणु के लिए, दुनिया में जितने भी अणु हैं जिनका अणु सूत्र हमारे पास है, उन सभी अणु सूत्रों के लिए हम लोग ल्यूइस बिंदु निरूपण कर सकते हैं। तो हम लोग सरल अणुओं का ल्यूइस बिंदु निरूपण, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कोई भी अणु के लिए हम लोग ल्यूइस बिंदु निरूपण कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम हैं, वो नियम हम लोग पढ़ते हैं। सरल अणुओं का ल्यूइस निरूपण। ल्यूइस बिंदु संरचनाओं का द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयनों में आबंधन का चित्रण किया जा सकता है। तो हम लोग किसी भी अणु के लिए उसके अणु सूत्र के अनुसार उसकी संरचना, उसका चित्रण कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन युग्मों को सहभाजित करते हैं। दूसरा, अष्टक नियम भी देखते हैं कि उसने अष्टक रचना प्राप्त की कि नहीं, उसमें कुछ अपवाद भी होंगे। ठीक है, तो यह चित्रण अणु में आबंधन तथा उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट तो नहीं करता, परंतु इसके आधार पर अणु के विरचन तथा उसके गुणों का पर्याप्त सीमा तक समझने में अत्यंत उपयोगी हो सकता है। तो हम लोग नियम देख रहे हैं, क्या क्या नियम है कि भाई ल्यूइस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे कि CH4 अणु में कुल 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन से 4 परमाणुओं के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात इसमें क्या किया गया है कि संयुग्मित होने के बाद परमाणु की जो संयोजकता का इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे उनका योग किया गया है, बस उतना ही किया है और कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे कि CH4 हो, जैसे कि हम लोग लिखें कि भी CH4, तो कार्बन की संयोजकता कितनी 4, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी 1, परंतु हाइड्रोजन होते कितने हैं 4, तो टोटल कितने हुए 4। तो कार्बन का 4 और हाइड्रोजन का 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, तो उनके योग के बराबर होता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋण आयनों के लिए प्रति ऋण आवेश 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। तो जब हम लोग कोई ऐसे अणु के लिए हम लोग जब ल्यूइस बिंदु निरूपण बनाएंगे तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको जो है ज़्यादा मिलेंगे। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे तो हम लोग उसको उसके आयन के रूप में जोड़ देंगे, जबकि धन आयनों के लिए प्रति धन आवेश में 1 इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। तो अगर हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग धन आयन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है अर्थात इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे होंगे तो हम लोग जोड़ देंगे, और ज़्यादा होंगे तो घटा देंगे। सीधी बात है कि जब हम लोग घटा देंगे तो वो धन आयन हो जाएगा और जोड़ देंगे तो वो ऋण आयन हो जाता है। जितने घटाओगे उतने धन आयन हो जाएंगे और जितने जोड़ोगे उतने ऋण आयन हो जाएंगे। उसको मैं उदाहरण के तौर पर जो है धीमे धीमे समझाऊंगा। इसमें उदाहरण आएगा CO3 2-। ठीक है, कि भाई उसमें क्या हो रहा है कि भाई अष्टक रचना पूर्ण करने के लिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए वो -2 हो जाता है। NH4 के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए उसको दूर करना पड़ता है, इसीलिए वो प्लस हो जाता है। ठीक है, हाँ, कि भाई संयोजी उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को घटाया जाता है। ये सब आएगा, ये सारे उदाहरण पीछे आ रहे हैं, 1 2 3 सारे उदाहरण आ रहे हैं। पहले नियम समझ लेते हैं कि भाई नियम हम लोगों ने ये समझा कि कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कि उनकी संयोजकता में जितने परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उतने का योग होता है। दूसरा कि वो धन आयन और ऋण आयन कब बनेगा कि जब उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो दूर करेंगे तो धन आयन हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे
तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे उतने ऋण आयन हो जाएंगे। संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों तथा अणुओं की आधारभूत संरचना अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणुओं के साथ संबंधित है, इस बात का ज्ञान होने पर परमाणु के बीच सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण संबंधित सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में तथा संपूर्ण आबंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को किसी भी अणुसूत्र का सरल संरचना आती है तो आप लोग लुईस बिंदु संरचना सरलता से लिख सकते हो। जैसे कि H2O की सरल रचना आपको आती है कि ये वाली है, तो इसमें लुईस बिंदु निरूपण करना सरल हो जाता है। एक सिंगल बॉन्ड है तो इसका एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका एक होगा, इसका भी एक होगा। और ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, सब आएगा। ठीक है ना। पहले हम लोगों को सादी संरचना आनी चाहिए, सादी संरचना आएगी तो लुईस बिंदु संरचना भी सरलता से हमको आ जाती है। सामान्यतः अणुओं में न्यून विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है कि भाई जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम हो वो क्या होता है, धन होता है, पॉजिटिव आवेश वाला। और जो पॉजिटिव आवेश वाला होता है ना वो केंद्रीय होता है, उसे क्या कहा जाएगा, केंद्रीय परमाणु, वो मध्य में रहेगा। जैसे ठीक है ना। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के परमाणु साधारणतः अंतस्थ स्थान होते हैं, जैसे कि NF3 तथा CO32 में क्रमशः नाइट्रोजन तथा कार्बन केंद्रीय परमाणु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई NF3, तो NF3 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु हो गया। CO3 को ऐसे लिखा जाता है, बराबर। इसलिए कार्बन जो है वो केंद्रीय परमाणु हो गया। बोलो समझ में आया। तो जिसकी विद्युत, जैसे कि नाइट्रोजन की कम है, कार्बन की कम है, विद्युत ऋणता कम है, जो विद्युत कम होते हैं वो पॉजिटिव आयन वाले होते हैं, और जो पॉजिटिव आयन वाले होते हैं वो केंद्रीय परमाणु होते हैं, वो हमेशा उस बीच में लिखे जाते हैं। चलो, एकल आबंध के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो बहुआबंध के लिए किया जाता है या तो वे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में ही रहते हैं। आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए। अब वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है कि दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, वो तो तय होगा कि सामने वाला परमाणु कौन सा है, उसके मुताबिक तय होगा। ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर H2O लिखते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक और एक वैसे कुल दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग CO2 लिखते हैं तो इस परमाणु का कार्बन परमाणु के साथ दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं, इसके लिए भी दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके दो हुए थे, जबकि यहाँ पर दोनों एक ही परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इस ऑक्सीजन की बात करो तो दोनों जो है वो एक ही परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था। अब मैं आप लोगों को ये नियम कायदे कानून जो है मैं इस तरह से समझा देता हूँ। टेबल नंबर 4.1 लेकर उसका एग्जाम्पल। तो टेबल नंबर 4.1 में है, पहला तो अणु है हमारे पास हाइड्रोजन, ये होता है इस तरह से, तो उसका सरल संरचना ये होती है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इस हाइड्रोजन की एक, इस हाइड्रोजन की एक। अब उसके आसपास और कोई इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। चलो O2, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु अन्य ऑक्सीजन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है और ऑस्टेट स्ट्रक्चर हुआ है उसका पूर्ण होता है। कैसे? इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इस ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अब ऑक्सीजन तत्व नंबर 8, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 2 आ चुके हैं, 5वां, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, इसमें भी 2 आ चुके हैं, तो 3, 4, 5, 6। अब साझेदारी करने के बाद आप लोग देखो तो कितने हो जाते हैं, 8, और इसमें कितने हो जाते हैं, 8, अर्थात ये अष्टक रचना क्या करता है, पूर्ण कर लेता है। बोलो समझ में आया। चलो O3, ओजोन। ओजोन के लिए उसकी सादी संरचना, सामान्य संरचना ये होती है।
तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन से कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसलिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, इस ऑक्सीजन के 2 और इस ऑक्सीजन के 2। इस ऑक्सीजन की इस ऑक्सीजन के साथ कितनी साझेदारी है, कितना बॉन्ड है, 1। सिंगल बॉन्ड होने से कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, इस ऑक्सीजन का 1 और इस ऑक्सीजन का 1। बोलो समझ में आया। अब इस ऑक्सीजन की बात करो, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 3 आ गए, 3 ये आ गए। बोलो समझ में आया। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 1 आ गया, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 6 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो है अष्टक रचना पूर्ण हो रही है, ठीक है ना। 1 2 बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन तत्व नंबर 8 बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो अगर हम लोग ध्यान से देखें इस ऑक्सीजन के लिए तो 6 7 8 इसकी अष्टक रचना पूर्ण हो जाती है। इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस ऑक्सीजन के लिए साझेदारी के 7 गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। इसीलिए ऐसा करेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाकर इधर क्रॉस कर देंगे और ये वाला डॉट वाला इलेक्ट्रॉन हटाकर यहाँ डॉट कर देंगे, जिससे ये 8 हो जाएगा और उससे ये 8 हो जाएगा। बोलो समझ में आया। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि ये ऑक्सीजन जो उसके पास था उसने आबंध बनाने में इस्तेमाल कर लिया, इसलिए इसके ऊपर प्लस आवेश आएगा। और इसने क्या किया, इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो वैसे के वैसे रहे, उसने आबंध में इस्तेमाल नहीं किया। बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो वाला इस्तेमाल किया, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आया, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा। तो इसकी स्पष्ट चित्र क्या बनेगा, इसका स्पष्ट चित्र ऐसे बनेगा कि ये 3 ऑक्सीजन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की थी, इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 डॉट इसकी अष्टक रचना पूर्ण हो जाती है। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए, एक और इस्तेमाल किया। इस ऑक्सीजन ने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह अब बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा। इस ऑक्सीजन ने 1 2 3 4 इस्तेमाल कर लिए, इसके पास अब 2 बचेंगे। अब अष्टक रचना गिन के देखो, इसके 6 और दूसरे के 2 8 हो गए, इसके 6 और दूसरे के 2 8 हो गए, इसके 6 और दूसरे के 3, मतलब कि इसने अपने जो है वो अपना खुद का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से इसके भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। बोलो समझ में आया। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस कैसे आया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ किया, ठीक है ना, एक तो था ही, इसने और 1 यूज़ किया, इसलिए प्लस, इसने अपना ध्यान दिया है, एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो दान दिया है। इसने अपना एक भी इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं किया, उसने बाहर से स्वीकार किया है, इसीलिए माइनस आएगा। बोलो समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अणु है NF3। NF3 का सामान्य सूत्र ये है, ठीक है। चलो नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, नाइट्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का 1, ये सिंगल बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन का 1 फ्लोरीन का 1, नाइट्रोजन का 1 फ्लोरीन का 1। नाइट्रोजन को क्रॉस से बताया, नाइट्रोजन है तत्व नंबर 7, अंदर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में तो बचेंगे 5 में से 3 यूज़ हो गए, बचे 2। फ्लोरीन 17 नंबर का तत्व, मतलब कि 7वें नंबर का तत्व, ये 17 के समूह के अंदर आता है, 9वें नंबर का तत्व।
9वें नंबर का तत्व मतलब अंदर की कक्षा में 2 गए, बाह्यतम कक्षा में 7 बचे, एक आ गया है 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब प्रत्येक परमाणु के लिए देखो, इसके साथ और एक 8 हो गया, इसके साथ और एक 8 हो गया, इसके साथ और एक 8 हो गया। नाइट्रोजन के पास थे 5, उसमें से 3 की साझेदारी करी तो 5 और 3 हो गए 8। इस तरह से तत्व अष्टक रचना प्राप्त करता है। चलो नेक्स्ट है CO3 -2। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इस तरह से संरचना बनानी पड़ेगी। -2 कैसे -2 आ रहा है, वो हमने जो नियम देखा था ना, वो नियम का यहाँ पर क्लैरिफिकेशन होगा। चलो मैं लिख देता हूँ पहले तो कार्बन, ओके लिख दिया। ये ऑक्सीजन में लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ, ओके ये हो गया। अब ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन का जो है वो क्रॉस लेते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो 2 की साझेदारी होगी तो यहाँ पे 2 मिलेगा। ऑक्सीजन तत्व नंबर 8 बाह्यतम कक्षा में 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कौन से ऑक्सीजन की, कौन से तत्व की अब अष्टक रचना पूर्ण नहीं हो रही वो हमको देखना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम लोग ये कार्बन की देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की हो गई है। इस ऑक्सीजन की देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस ऑक्सीजन की भी अष्टक रचना यहाँ पर पूर्ण हो गई है। तो इस कार्बन की गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, एक कम पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी एक कम पड़ा है, मतलब कि इसमें एक कम इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब कार्बन के पास जो है ना बाह्यतम कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके चारों 4 यूज़ हो चुके हैं, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे जो आबंध बनाने में इस्तेमाल नहीं हुए थे, तो मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ इसको रख दिया था। लेकिन इस कार्बन के पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अष्टक रचना पूर्ण करना तो ज़रूरी है। तो फिर हम लोग कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लाएंगे, तो बाहर से लाना पड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन की अष्टक रचना पूर्ण करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लाए, इस ऑक्सीजन की अष्टक रचना पूर्ण करने के लिए बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन लाए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, अर्थात इसके ऊपर आवेश कितना चढ़ेगा, -2। बोलो अभी समझ में आया है ना। जब हम लोग बाहर से लाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाते हैं, मंगाते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं उतना उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आवेश लगाना पड़ेगा। ध्यान रहे हम लोगों ने यहाँ पर कोई आवेश नहीं लगाया था, हम लोगों ने तो यहाँ पर उसको संज्ञा से बताया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ उपयोग किया है, इसने इलेक्ट्रॉन अपने को प्राप्त किया है। चलो लास्ट है HNO3। तो HNO3 कैसे होगा, तो उसकी सामान्य रचना ऐसे है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल। सामान्य रचना तो आपको याद होनी चाहिए, सामान्य रचना याद होगी तो आ जाएगा फटाफट, नहीं भी याद होगी ना तो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो ये हो गया केंद्रीय परमाणु, नाइट्रोजन यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है, कार्बन यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है, जो मध्य में लिखे जाते हैं वो केंद्रीय परमाणु, और सारे के सारे विद्युत धनात्मक ही होते हैं। चलो अब सिंगल बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बताएंगे, बराबर। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस नाइट्रोजन को डॉट से बताते हैं। यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो नाइट्रोजन का डॉट इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का क्रॉस। नाइट्रोजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अब नाइट्रोजन अपने डॉट 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन अपने क्रॉस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसके आसपास कुछ भी नहीं रखा जाएगा।
ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में ऑक्सीजन तत्व नंबर 8, अंदर की कक्षा में 2, बाह्यतम कक्षा में 6, 2 इस्तेमाल हो गए, 3 4 5 6, ये 1 हो गया है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 इस्तेमाल हो गया, 3 4 5 6। नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन तत्व नंबर 7, अंदर की कक्षा में 2, बाह्यतम कक्षा में 5, इसलिए ये हो जाएगा 5। अब सबके हम लोगों को अष्टक देखना है। देखो हाइड्रोजन का 2 होने से, साझेदारी के बाद 2 होने से अष्टक रचना पूर्ण हो गया। इस ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6, 7वां हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 8वां, तो ये 8 अष्टक रचना पूर्ण हो गई। ये दोनों तत्व की अष्टक रचना पूर्ण हो गई। इस ऑक्सीजन की देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन की भी अष्टक रचना पूर्ण हो गई। तो हाइड्रोजन की अष्टक रचना पूर्ण हो गई, ऑक्सीजन की अष्टक रचना पूर्ण हो गई, इस ऑक्सीजन की भी अष्टक रचना पूर्ण हो गई। ठीक है, हम लोगों को पता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाकर बैठा है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाकर बैठा है। यहाँ पे साबित हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक कम पड़ रहा है। नाइट्रोजन के लिए उसका 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नाइट्रोजन के पास 9 है, ऑक्सीजन के पास 7 है, इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक कम है, इसलिए ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको दे देंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन अपना खुद का बचा लेगा। तो नाइट्रोजन इस आबंध के लिए, ये वाले आबंध के लिए अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आवेश आएगा, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके ऊपर जो है वो माइनस आवेश आएगा। तो इसको हम लोग अब फिर से लिख देते हैं। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, और इसके 5 हो गए। ये अपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है, 6 इसकी, हाइड्रोजन के 1। ऑक्सीजन अपना एक भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, 6 वैसे के वैसे, देखो अब 8 हो गए। ऑक्सीजन अपने यहाँ 2 इस्तेमाल करेगा ना, 4 5 6 और 7 और 8। अब सारे तत्वों की हो गई अष्टक रचना पूर्ण। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। बोलो समझ में आया? हाँ, तो इस तरह से ये होता है। अब ये मैंने टॉपिक आप लोगों को समझा दिया है। अब इसके जो उदाहरण है 4.1 और 4.2, ठीक है ना, वो उदाहरण जो है हम लोगों को चलाना है। लेकिन इस वीडियो में तो अभी जो है वो मेमोरी फुल होने लगी है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग ये 2 उदाहरण नहीं चला सकते, इसलिए हम लोग उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है।